Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic discussion will be about cost, volume, profit relationships. जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि इसके अंदर हम इनके रिलेशनशिप को देखेंगे कि कॉस्ट का और प्रॉफिट का और वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का आखिर आपस में रिलेशनशिप किस तरह का है. कॉस्ट को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, और हम देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप किस तरह का है और फिर इसको डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ किया जा सकता है. सीवीपी एनालिसिस की को स्टडी करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं. द की एग्जाम्पशंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस. नंबर 1, सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट. ये जो हमारी जितनी भी एनालिसिस होंगी इसमें पहली हमारी अजम्पशन ये होगी कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, क्योंकि हम कुछ एनालिसिस करेंगे और उस पे हम एक सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे. तो अगर सेलिंग प्राइस रेगुलरली चेंज हो रही है तो ये सीवीपी एनालिसिस वैलिड नहीं रहता जब भी सेलिंग प्राइस चेंज होगी. तो पहली हमारी एजम्पशन ये रहेगी कि सेलिंग प्राइस over the period of analysis is constant. Number 2, costs are linear and can be accurately divided into variable constant per unit and fixed constant in total elements. जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बात की कि दो कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. वेरिएबल वो कॉस्ट है जो पीरियड ऑफ एक्टिविटी या एक्टिविटी के लेवल पे वेरी करेगी, जबकि फिक्स वो होगी जो कांस्टेंट रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल कांस्टेंट रहती है. तो दूसरी हमारी अजम्पशन ये होगी कि वेरिएबल कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ एनालिसिस कांस्टेंट रहेगी, यानी कांस्टेंट पर यूनिट की बात हो रही है. एक यूनिट बनाने के लिए अगर मटेरियल 20 रुपीज़ का दरकार है तो 10 यूनिट को बनाने के लिए 200 रुपीज़ का मटेरियल चाहिए होगा. और ये हमारी दूसरी अजम्पशन रहेगी. इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपनीज द सेल मिक्स इज कांस्टेंट. अगर तो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो फिर सेल मिक्स कांस्टेंट रहेगा. एक ही परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो शुरू में एनालाइज किए. द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज inventories do not change, units produced and is equal to units sold. इन सारी एनालिसिस के अंदर हम ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के चेंजेस को कंसिडर नहीं करेंगे. तो जो एनालिसिस होंगे उसके अंदर हमारा प्री एजम्पशन ये होगी कि जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सेल हो जाता है. तो फोर्थ एजम्पशन ये होगी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड. इसका मतलब बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई वेरिएशन नहीं है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन एक्टिविटी इफेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम. तो इस ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे सबसे पहली चीज कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है. एक्टिविटी में चेंज हो अगर आता है उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में और नेट ऑपरेटिंग इनकम में किस तरह चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं. सो दिस इज व्हाट वी विल लुक इनटू एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. द कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट is helpful to managers in judging the impact on profits of changes in selling price, cost or volume. The emphasis is on cost behavior. Contribution margin is the amount remaining from the sales revenue after variable expenses have been deducted. सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिफाइन कर लेते हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो जो भी आंसर आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं. अब सवाल एक पैदा होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मेजर करने की जरूरत क्या है, कि आखिर कंट्रीब्यूशन इतनी सारी हमने
पहले चीज़ें मैयर की, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर कॉस्ट को हमने डिफरेंट तरीके से सेग्रीगेट भी किया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस में क्यों यूज़ होता है? हमने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो चेंज हो रही होगी विद द पीरियड ऑफ विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट जो होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब डिसीजन मेकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि डिसीजन की वजह से कॉस्ट चेंज होगी। डिसीजन कोई भी होगा उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। इस वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कंसिडरेशन हायर हो जाती है। ये वो एनालिसिस है, यानी अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस ये दोनों ऐसे कंपोनेंट हैं जो डिसीजन मेकिंग से जिनका फायदे या नुकसान को लीड करेंगे। फिक्स एक्सपेंस इन एनी केस बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए हम एट टाइम्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज करते हैं रादर देन फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसलिए एक टर्म, एक डिवाइस हुई जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिसीजन की वजह से लीड करेगी। इसलिए डिसीजन के लिए ये ज़रूरी है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मेजर करें। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। अगर तो ग्रॉस सेल्स में से ग्रॉस वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलेंगे। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम उसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बोलेंगे। अब ये एक इनकम स्टेटमेंट है। अगर इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट वही है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स होती है और एक्सपेंसेस होते हैं और एंड में नेट प्रॉफिट निकल रहा होता है। लेकिन ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रिवाइज हुआ है। इसमें रादर देन कि हम सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अलग करें, हमने, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग करें, हमने सिंपली वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस को अलग कर लिया है कि या तो वेरिएबल थे एक्सपेंसेस या फिक्स थे। इसमें हमने ये नहीं देखा कि वो वेरिएबल या फिक्स एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे प्रोडक्ट के लिए या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। तो अगर फॉर्मेट को रिवाइज करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बजाय हम एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स की नेचर में क्लासिफाई कर लें तो इस और उसकी बेसिस पे उसी इनकम स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लें तो उसको हम कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। अल्टीमेटली नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर तो आप इन्हीं एक्सपेंसेस को, यानी 150 और 80,000 के जो 230,000 के एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेग्रीगेट करें या वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट करें, अल्टीमेटली सेल्स में से माइनस होना है और रिजल्ट नेट प्रॉफिट में आना है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये इसलिए किया ताकि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन की फिगर मिल सके, क्योंकि ये वो एरिया है जो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग की वजह से चेंज होगा। कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज हो जाएगा, कम प्रोड्यूस करेगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज हो जाएगा। फिक्स एक्सपेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो। इसलिए इसको हम डिसीजन मेकिंग में कम से कम यूज करेंगे, या सिर्फ इसकी एनालिसिस इतनी होगी कि ये कवर हो रहा है डिसीजन मेकिंग से या नहीं हो रहा। ये डिसीजन मेकिंग से फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती। Contribution margin is used to cover fixed expenses. Any remaining contribution margin contributes to net income. जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ये डिसीजन से या प्रोडक्शन से इफेक्ट होंगे। फिक्स कॉस्ट का डायरेक्टली उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर एक बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम से कम इतना होना चाहिए जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है। अगर वो सेल में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें और फिक्स कॉस्ट से भी कम है तो उस सिचुएशन को हम लॉस कहते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि सेल्स 250,000 की है
और वेरिएबल कॉस्ट 150,000 की है और इसका नेट यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000 का है। इसमें ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, इसीलिए ये आपका आंसर इनकम एक्चुअली प्रॉफिट में है, पॉजिटिव में। अगर तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस से भी कम हो तो उस सिचुएशन को लॉस कहते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम से कम उसकी फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट को कवर कर रहा हो, अगर अदरवाइज बिजनेस के सरवाइव करने की कोई पॉसिबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन नहीं रहती। Sales, variable expenses, and contribution margin can also be expressed on a per unit basis if racing sells an additional bicycle 200 of rupees $200 additional contribution will be generated to cover fixed expenses and profit. सेल्स जो होती हैं और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये दोनों पर यूनिट में भी मैयर की जा सकती हैं। यहाँ पे अगर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस $200 है, सॉरी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस अगर $500 है तो 500 बाईसाइकिल उसने सेल किए हैं तो 250,000 आ रहा था। अगर इसमें सिर्फ इतनी बात की गई है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को अब पर यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देंगे जो कि क्वेश्चन में दी गई होगी, नहीं दी गई होगी तो एटलीस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए होंगे उससे कैलकुलेट की जा सकती है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी निकाला जा सकता है। यानी कि अब मुझे ये पता चल रहा है कि एक यूनिट बेचने की वजह से, यानी इस केस में रेसिंग बाईसाइकिल बेसिकली एक कंपनी है जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस करती है और उसको सेल करती है। तो इस एनालिसिस से मुझे ये पता लग रहा है कि एक बाईसाइकिल $500 की सेल होती है, एक साइकिल को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो $300 है, और एक बाईसाइकिल पे जो बचत होती है वो $200 की है, और ऑफ कोर्स इसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस भी मीट होते हैं। अब $200 जो एक बाइक पे बच रहा है ये कम से कम इतने यूनिट सेल होने चाहिए कि 80,000 जो फिक्स कॉस्ट हमने पे करनी है वो कवर हो जाए। ये इस स्लाइड में बेसिकली बात हुई हुई है। Each month, racing bicycle company must generate at least 80,000 in total contribution to break even, which is the level of sales at which profit is zero. उसी बात को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि कम से कम जो सेल्स होनी चाहिए वो इतने यूनिट्स की होनी चाहिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो कि 80,000 की है वो कवर हो जाए। मतलब इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं, एक अगर बाईसाइकिल सेल करने पे $200 बचते हैं तो आप 80,000 से अगर इसे डिवाइड कर लें तो आई थिंक 400 बाईसाइकिल अगर रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी सेल करेगा तो तब जाके ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि इसको ना प्रॉफिट होगा या और ना ही लॉस होगा, मतलब अपनी कॉस्ट को कवर कर लेगा। वो पॉइंट जहां पे कॉस्ट कवर हो जाती हैं और ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना कोई लॉस हो रहा होता है, या फिर मैं कह सकता हूं प्रॉफिट इज जीरो, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैं अगर ये देखूं तो 400 यूनिट्स को सेल करना इज द पॉइंट दैट इज एक्चुअली द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 बाईसाइकिल सेल हो रही हैं इसीलिए ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर 400 से भी कम बाईसाइकिल सेल हुई होती तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव यानी कि लॉस आ रहा होता। तो इस सिचुएशन में रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी को मिनिमम या ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज 400 यूनिट्स। If racing bicycle sells 400 unit in a month, it will be operating at break even point. जैसा
पिछली साइड में हमने बात की कि 400 यूनिट्स अगर सेल होंगे तो फिर रेसिंग कंपनी, बाइसाइकिल कंपनी उस सिचुएशन में पहुंच जाएगी जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। उसकी एक कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट को डिपेक्ट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि एक यूनिट की जो प्राइस थी वो 500 थी, वो हमें बैक यहाँ से पता चल रहा है। तो 400 बाईसाइकिल को अगर बेचा जाए, $500 की एक बाईसाइकिल है, तो सेल्स हो जाएंगी 200,000 की। एक बाईसाइकिल को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो $300 की आती है। तो 400 साइकिल्स अगर प्रोड्यूस होंगी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 120,000 की। कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80,000 का आ जाएगा। और फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड इन नेचर हैं, वो एक्टिविटी ज़्यादा हो या कम हो उससे इफेक्ट नहीं होते, तो वो 80,000 के हैं। और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। तो 400 यूनिट बेसिकली रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी की वो सिचुएशन है वेयर इट इज़ अर्निंग नो प्रॉफिट। और ये वो बेसिक पॉइंट होता है जहां पे कंपनी का आना लाजमी होता है। एक किसी भी बिजनेस का जो बेसिक टारगेट होता है, सबसे पहला वो ये होता है कि वो कम से कम इस पॉइंट पे आ जाए जहां पे उसे लॉस ना हो, और उससे ज़्यादा यूनिट्स डेफिनेटली सेल होंगे तो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर इफ रेसिंग बाइसाइकिल कंपनी सेल्स वन मोर बाइक, दैट इज 401 बाइक्स, नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज बाय $200। अगर तो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर सेल हो जाएंगी, चाहे वो एक यूनिट भी हो, तो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे ये सिचुएशन बताई गई है कि अगर एक यूनिट ज्यादा सेल कर दिया जाए ब्रेक इवन पॉइंट से, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो सेल्स आपकी हो जाएंगी 401 इंटू 500, यानी कि 200,500 वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाएंगी 120,300। आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा 80,200। और फिक्स कॉस्ट तो क्योंकि फिक्स्ड है 80,000 ही रहेगी, और आपको $200 का, यानी कि रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी को $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। जब भी सेल्स ब्रेक इवन से एक्सीड करेंगी, प्रॉफिट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो किसी भी कंपनी के लिए बेसिक एनालिसिस जो होती है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कि कंपनी को ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितनी सेल करनी ज़रूरी है कि लॉसेस को अवॉइड किया जा सके, और ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा जितनी भी सेल होगी वो प्रॉफिट में रिजल्ट करेगी। We do not need to prepare an income statement to estimate profit at a particular sales volume. Simply multiply the number of units sold above break even by contribution margin per unit. If racing sells 430 bikes, its in net operating इनकम विल बी 60,000। अब बात यह की जा रही है कि हर पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट है वो बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सिंपली कैलकुलेटर से प्रॉफिट एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है, और जो रिलेशनशिप है वो इसी तरह रहता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 300 है, और फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो 80,000 के हैं। तो सिंपली प्रॉफिट कैलकुलेट इस तरह किया जा सकता है कि आप जितने भी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर यूनिट सेल हुए हैं, यानी इस केस में अगर 401 है तो एक यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हुआ है, उसको अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी इस केस में 1 मल्टीप्लाई बाय 200 इज द प्रॉफिट। इसी तरह अगर 430 यूनिट सेल हुए होते तो ब्रेक इवन पॉइंट था 400 यूनिट्स ऑफ बाइक्स, यानी 30 बाइक्स ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल हुए। 30 इंटू द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि $200 था, तो 30 को $200 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी द ऑपरेटिंग इनकम।
अगर हम ये सारी चीज़ें मैयर कर लें, हमें रिलेशनशिप्स क्लियर हों कि कॉस्ट वॉल्यूम और एक्टिविटी का कैसे, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का कैसे रिलेशनशिप है, तो आप सिंपल हर बार आपको कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर यूनिट सेल हुए हैं उसको आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. The contribution format income statement can be expressed in the following equation. अगर इक्वेशन की फॉर्म में इस इनकम स्टेटमेंट को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई हुई है और फाइनली उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हुई हुई है जो कि प्रॉफिट के इक्वल है. और ये इसका फॉर्मेट है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, एक्चुअली द प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट. इसको मैं ये भी कह सकता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट. तो इस इनकम स्टेटमेंट को एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है वो इसी इनकम स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है. This equation can be used to show the profit RBC earns if it sells 400 unit. Notice the answer of $200 mirrors our earlier example. उसके बाद यहाँ भी एक आ गया है, इसी इक्वेशन से भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल वो जो पॉइंट था कि जहाँ पे 401 यूनिट एक्चुअली सेल हुए थे, तो आप इस इक्वेशन से भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी सेल्स कितनी हुई थी? 401 यूनिट. एक यूनिट की प्राइस है 500, इसको कैलकुलेट कर लें. माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 401 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट $300 है, इसको कैलकुलेट कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा 120,300. और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो यूनिट्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं, फिक्स कॉस्ट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, उसको उसमें से माइनस कर लें. तो इस इक्वेशन से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. अगर तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा तो आप स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप सिंपली इक्वेशन से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं. When a company has only one product, we can further refine the equation. अगर इक्वेशन को फर्दर रिफाइन कर दिया जाए तो पीछे जो कैलकुलेशन हुई है वो हमने ऐसे ही की हुई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स क्या थी? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी सोल्ड. तो इस इक्वेशन को अब अगर फर्दर रिफाइन करें, सेल्स जो है वो है क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन लेवल या लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ इंक्रीज होती है, माइनस फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट को हमने क्वांटिटी के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर होती है और ये एक्टिविटी से चेंज नहीं होती, इसलिए फिक्स कॉस्ट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है. तो अगर इक्वेशन को फर्दर डिफाइन कर लें या रिफाइन कर लें तो उससे हमें ये वाला एक फॉर्मूला मिलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू द क्वांटिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू द क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज माइनस फिक्स एक्सपेंसेस. तो अभी तक सिंपल हमने पहले कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनाई, उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया, उस इक्वेशन को फर्दर हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अगर अगर तो डेटा टोटल की फॉर्म में दिया गया हो तो फिर हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे. मतलब अगर आपको टोटल सेल्स पता हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता हो और फिक्स एक्सपेंस पता हो तो हम इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको टोटल सेल्स ना पता हो, आपको क्वांटिटी सोल्ड दी गई हो, सेलिंग प्राइस दी गई हो, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट दिए गए हो, तो सिंपली आप इसकी बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
इसको भी हम फर्दर रिफाइन करेंगे इस इक्वेशन को। ये एक एग्जांपल दी गई है उसी की जो आपने पहले कैलकुलेट किया, कि उस एग्जांपल के अंदर ये बेसिकली आपने इक्वेशन यूज की थी कि प्राइस पर यूनिट को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया ऑफ कोर्स सेल में से, और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब उस इक्वेशन को फर्दर रिफाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं P मल्टीप्लाई हो रहा है Q से माइनस V मल्टीप्लाई हो रहा है Q से। अगर मैं Q को कॉमन ले लूं, मैथमेटिक में जिस तरह कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन फर्दर डिफाइन हो जाएगी, यानी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में आ जाएगा और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और फिक्स कॉस्ट जो माइनस हो रहा है वो वैसे ही रहेगी। और हमें यह पता है कि प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करें तो उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कहते हैं। तो फर्दर अगर इस इक्वेशन को रिफाइन कर लिया जाए तो वी कैन से कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द प्रॉफिट। तो अब ऑफ कोर्स ये इक्वेशन आपके सामने थी और इसको हमने रिफाइन कर करके इस फॉर्मेट में ले आए हैं। अब आपके पास जो डेटा अवेलेबल होगा उसकी बेसिस पे आप एनालिसिस करेंगे। जो भी डेटा अवेलेबल होगा ऑफ कोर्स उसकी बेसिस पे ही आप इक्वेशन चूज करेंगे कि किस फॉर्मेट में इक्वेशन चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। प्रॉफिट इज इक्वल, ये तीनों ऊपर जो इक्वेशन दी गई हैं ये इसकी एक ही इक्वेशन है, रिफाइंड फॉर्म्स हैं इसकी। तो ऑफ कोर्स यू विल सी द डेटा। अगर आपको डेटा में कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है और फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट पहले से दिया गया है और इनमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हो पर यूनिट, क्वांटिटी दी गई और आपको प्रॉफिट दिया गया हो और फिक्स एक्सपेंसेस फाइंड करने हो सकता है आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया गया हो। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिर आपको सिंपली इन दोनों की वैल्यू दी गई होगी और आपने उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ एंड प्रॉफिट ग्राफ। अब आप चाहें तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्राफ के क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेशन कर ली कि क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे दी गई है कि अगर कोई क्वांटिटी सोल्ड ना हुई होती तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो होती, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जीरो होता, सेल जीरो होती और फिक्स कॉस्ट हर पॉइंट पे फिक्स ही रहेगी। अगर 200 यूनिट सेल हो जाएं तो क्योंकि $500 का पर यूनिट है तो सेल्स क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो $300 पर यूनिट थी, तो उसका एक बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट है डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे। अगर जीरो एक्टिविटी लेवल हो यानी कि जीरो सेल्स हो, अगर $200 यूनिट्स की सेल हो, अगर 400 यूनिट्स की सेल हो और ये 400 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी था, और 600 यूनिट्स की सेल हो। तो अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट को डेवलप कर लें और उसको ग्राफ में प्लॉट कर लें। अब सिंपली ये ग्राफ है, जो यूनिट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे यूज होते हैं और जो आपके अमाउंट होती है वो नॉर्मली वाई एक्सिस पे आती है। तो पहला ग्राफ जो है वो नजर आ रहा है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फिक्स एक्सपेंस का ग्राफ है कि आपके यूनिट चाहे जीरो सेल थे, चाहे 200 थे,
चाहे 400 थे, चाहे 600 थे, फिक्स कॉस्ट जो है कांस्टेंट थी, एक ही पॉइंट पे थी, $80,000 पे। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा हमेशा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह दूसरा जो ग्राफ है वो टोटल एक्सपेंसेस का है। ये याद रखिएगा कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का नहीं है बल्कि टोटल एक्सपेंसेस का है, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। तो आप पीछे डेटा में देख लें, टोटल कॉस्ट पहले केस में $80,000 है, फिक्स कॉस्ट 80,000 है, वेरिएबल 0 है, तो टोटल कॉस्ट हो गई $80,000। इसी तरह सेकंड केस में जो टोटल कॉस्ट है वो $140,000 है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट $60,000 है और फिक्स कॉस्ट $80,000 है, जिनका सम $140,000 होता है, एंड सो ऑन। तो ये जो ग्राफ है ये टोटल कॉस्ट का है कि जब जीरो प्रोडक्शन थी तब भी टोटल कॉस्ट 80,000 थी, फिर जब प्रोडक्शन 200,000 हुई तो आपकी टोटल कॉस्ट $140,000 हो गई, एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है ये हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जो फिक्स कॉस्ट का पॉइंट है, क्योंकि ये कॉस्ट तो अनअवॉइडेबल है, ये तो कंपनी को हर पॉइंट पे बेयर करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक ये स्ट्रेट लाइन होगी, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल होगी, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तीसरी जो फिगर है वो सेल्स की है कि जब जीरो सेल्स थी तो कोई पैसे नहीं अर्न हुए थे। इसी तरह $200 की जब सेल्स हुई उस वक्त आपकी 200 यूनिट्स की जब सेल हुई तो सेल 100,000 की थी, 400 की जब सेल हुई तो सेल 200,000 की थी, और ये ग्रीन लाइन सेल्स को शो करती है। अब ये बात याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और नजर आ रहा है 400 यूनिट का जो पॉइंट था वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है, यानी कि टोटल कॉस्ट और सेल्स की जो अमाउंट है ये बराबर हो चुकी है, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इससे ऊपर इस एरिया को, यानी कि इस एरिया को हम प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे जैसे सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सीड करेगी, इस एरिया को, यानी कि जो कॉस्ट और सेल के दरमियान का एरिया है, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो एरिया है, जो सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन के दरमियान का एरिया है, इसको हम लॉस बोलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे कंपनी लॉस ही बियर कर रही होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो एरिया, वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उससे पहले इन दोनों लाइंस के दरमियान का जो एरिया है इसको हम लॉस एरिया बोलते हैं, और इन दोनों लाइंस के दरमियान का एरिया आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज द प्रॉफिट एरिया। An even simpler form of CVP graph is called the profit graph. अगर हम इसमें तीन लाइन ड्रॉ ही ना करें और हर एक्टिविटी लेवल पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी लाइन ड्रॉ कर लें तो उसको हम प्रॉफिट ग्राफ बोलते हैं रादर देन सीवीपी ग्राफ। तो आप देख सकते हैं डेटा, जो जीरो यूनिट्स पे 80,000 का लॉस था, 200 यूनिट्स पे 40,000 का लॉस था, 400 यूनिट पे जीरो हुआ और 600 यूनिट्स पे 40,000 था। तो इस डेटा को अगर हम प्लॉट कर लें लाइन के तौर पे, यानी जीरो पे 60,000 का लॉस है, 200 के पॉइंट पे आपका ऑलमोस्ट 40,000 का लॉस था आई थिंक, और उसके बाद ये लाइन आपने प्लॉट कर लिया है कि आपने 500 जी यहाँ पे ये जीरो टच कर चुका है 400 यूनिट्स के पॉइंट पे। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट लाइन और इसको हम प्रॉफिट ग्राफ बोलते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट वो होगा जहां पे प्रॉफिट आपका जीरो है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, use the contribution margin ratio CM ratio to compute changes in contribution margin and net
operating income resulting from changes in sales volume. The contribution margin ratio is calculated by dividing the total contribution by sales. अब आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रेशियो की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे जैसे सेल बढ़ेगी जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो इस परसेंटेज से इंक्रीज होता है. और आपकी अगर सेल्स को मैं 100% कहूँ तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 500 इन 200. जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की फिगर है उसको आप सेल्स की फिगर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज भी मिल सकता है. अब जब भी 1 रुपए की सेल्स होगी जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से ही होगा. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितना भी होगा आप सिंपल 40% से कैलकुलेट कर सकते हैं. द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और इसको ऑफ कोर्स परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना है. तो अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी गई होगी और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा. The CM ratio can also be calculated by dividing the contribution margin per unit by the selling price per unit. If racing bicycle increase the sales from 400 to 500 bikes, that is 50,000, the contribution margin will increase by 20,000. Here is a proof. और ये प्रूफ भी किया गया है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से ही इंक्रीज होता है. आप देख सकते हैं कि जब 100 यूनिट 400 से 500 यूनिट की सेल होगी, यानी कि सेल 100 यूनिट्स इंक्रीज होगी, तो सेल इंक्रीज होगी एक्चुअली 100 यूनिट जो एडिशनल सेल हुए हैं उसकी सेल हुई है 50,000. तो 50,000 का जो 40% है वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है जो कि 20,000 यूनिट बनता है. 80,000 से सेल कंट्रीब्यूशन बढ़ के 100,000 हो गया, यानी कि 20,000 इंक्रीज हुआ है. तो 20,000 इज एक्चुअली द 40% ऑफ द इंक्रीज इन सेल. तो अगर हमारे पास सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज होगा तो सेल्स की बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हुआ है. और जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज होता है उतनी ही एक्चुअली प्रॉफिट भी इंक्रीज होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, कोई कॉस्ट में चेंज नहीं आया हुआ. कॉफी क्लच इज एन espresso stand in a downtown office building. The average selling price of the cup is 1.49 and the average variable cost per unit is $0.36. The average fixed cost per month is $1,300. An average of 2,100 cups are sold each month. What is the contribution ratio for coffee clutch? और दिस इज द कंट्रीब्यूशन रेशियो. हमने किसे कहा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से आपकी सेलिंग प्राइस डिवाइड हो जाएगी, तो उसको कंट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं. ऑफ कोर्स इसको परसेंटेज में नहीं रेशियो में रिफ्लेक्ट किया हुआ है, आपको क्वेश्चन से अंदाजा हो रहा है. तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. इस केस में सेलिंग प्राइस 1.49 थी और वेरिएबल कॉस्ट 0.36 थी. इसको डिवाइड कर दिया गया सेलिंग प्राइस से और आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट हो गया. यहाँ पे इस पॉइंट तक हमें फिक्स एक्सपेंसेस की और एवरेज सेल की कोई ज़रूरत नहीं है. ये डेटा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. आपको खुद पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए.
The relationship between profit and contribution ratio can be expressed by using the following equation. अब प्रॉफिट का भी रेशियो, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर आपको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दिया गया हो और टोटल सेल्स दी गई हो, यहाँ पे याद रखिएगा सेल्स पर यूनिट नहीं है बल्कि टोटल सेल्स हैं, और फिक्स कॉस्ट दी गई हो, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं by multiplying contribution margin ratio with the sales and subtracting the fixed expenses. So this is the equation for calculating the profit if you have contribution margin ratio. Show the effects on net operating income of changes in variable cost, fixed cost, selling price and volume. The variable cost expense ratio is the ratio of variable expenses to sales. It can be computed by dividing the variable expense by the total sales, or in a single product analysis it can be computed by dividing the variable cost per unit by the unit price. तो जैसा हमने पहले देखा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया था। अगर आपको वेरिएबल एक्सपेंस का रेशियो कैलकुलेट करना हो तो आपने सिंपली वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वेरिएबल एक्सपेंस का रेशियो भी कैलकुलेट हो सकता है। व्हाट इज द profit impact if racing bicycle can increase unit sales from 500 to 540 by increasing the monthly advertising budget by 10,000? अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही हो, मंथली एडवर्टाइजिंग एक फिक्स कॉस्ट है, यानी कि एडवर्टाइज करने की कोई फिक्स बजट होगा। अब क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर आपकी सेल्स यूनिट 500 से 540 हो जाए, यानी 40 यूनिट्स का इंक्रीज आए, तो प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इस केस में फिक्स कॉस्ट का बजट भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो आपने 40 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, सॉरी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट 10,000 की माइनस कर देनी है, क्योंकि इस बार फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन अगर 40% था तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल 40 को मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से और उसमें से 10,000 माइनस कर दें। आप चाहें तो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट ही बना लें, जो कि इस केस में बनाई गई है कि इस बार यूनिट कितने सेल हुए हैं 540, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी 108 होगी, और इस केस में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, और जो टोटल प्रॉफिट है वो 2000 से कम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं अगर $10,000 की एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से 40 यूनिट्स का इंक्रीज आ रहा है टू रेसिंग बाइसाइकिल कंपनी, तो इट इज एक्चुअली रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ $2,000, क्योंकि इंक्रीज करने से जो अल्टीमेट प्रॉफिट में चेंज आ रहा है वो $2,000 की कमी है, डिक्रीज इन $2,000 है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टकट सॉल्यूशन भी है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि सिंपल आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से फिक्स कॉस्ट में जो यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का जो चेंज आया है उसको माइनस कर लें, तो आप जो चेंज इन प्रॉफिट है यानी कि -2000 का जो लॉस प्रॉफिट आया है, यानी कि 2000 का जो लॉस आया है, उसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बना लें, या सिंपली आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर लें टू द चेंज इन द सेल्स, और उसमें से माइनस कर लें चेंज इन द फिक्स कॉस्ट। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, व्हाट इज द प्रॉफिट इम्पैक्ट
if racing bicycle can use higher quality raw materials, thus increasing variable cost by rupees 10 $10 to generate increase in the unit sales for from 500 to 800. अब ये कहा जा रहा है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट को $10 बढ़ा दिया जाए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है, आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो अगर मटेरियल बेहतर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि साइकिल की क्वालिटी बढ़ा दी जाए, तो हो सकता है उसकी सेल्स बढ़ जाए, मार्केट में परसेप्शन बेहतर होगी प्रोडक्ट की। तो अगर मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई जा रही है तो उससे $10 की जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उससे जो सेल्स में इंक्रीज आ रहा है, अगर वो 80 यूनिट्स का है, तो फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या ये वायबल डिसीजन है फॉर अ कंपनी। तो सबसे पहले तो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, कि अब वेरिएबल कॉस्ट 300 नहीं है पर यूनिट, बल्कि क्योंकि $10 से इंक्रीज कर गई है, इस बार हमारी एनालिसिस में, रिवाइज एनालिसिस में जो वेरिएबल कॉस्ट यूज हुई होगी वो $310 की यूज हुई होगी। ये पुराना एनालिसिस है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो यूज की गई है 500 यूनिट्स के लिए, वो $300 की थी। 500 इंटू 300 $150,000 जो हमने पहले करते रहे। इस केस में 580 को मल्टीप्लाई किया गया होगा 310 से, क्योंकि अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ चुकी है और फिक्स कॉस्ट इस केस में फिक्स्ड ही है। तो अगर आप देखें तो टोटल प्रॉफिट में इंक्रीज आ गया, यानी कि हम ये और कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ऑप्शन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, और वो कितनी इंक्रीज होगी, 10,200। तीसरा, अगर फिक्स कॉस्ट, सेल्स और वॉल्यूम सब में चेंज आ जाए, व्हाट इज द प्रॉफिट इंपैक्ट इफ आरबीसी कट्स इट्स सेलिंग प्राइस $20 पर यूनिट, यानी कि पहले जो प्राइस थी वो $500 पर यूनिट थी, अब आरबीसी अपनी प्राइस कम करके $480 पर यूनिट कर दे, और इसी तरह अपनी एडवर्टाइजिंग बजट 15,000 से बढ़ा दे, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो $80,000 थी वो अब $95,000 हो जाएगी, और सेल्स इंक्रीज हो जाएं, इसकी वजह से जो सेल्स पे इफेक्ट आए वो 500 से 650 पे इंक्रीज हो जाए। तो अभी जो हम देख रहे हैं, एक्चुअली हम देख रहे हैं कि अगर तो एलिमेंट्स ही रिवाइज हो जाएं तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम असेस कर रहे हैं। तो पहले पुरानी वाली इनकम स्टेटमेंट एक बना दें जो कि बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे पहले थी। अब जो सेल्स प्राइस है इसके अंदर जो 650 यूनिट सेल होंगे, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सेल्स 500 से इंक्रीज होके 650 हो गई हैं। इसकी जो सेलिंग प्राइस हमने यूज की है वो 480 यूज की है, क्योंकि $20 की सेल में प्राइस में रिडक्शन की गई है। इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एग्जैक्टली वही यूज करेंगे जो पहले यूज हुई है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, यानी $300 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको 650 से मल्टीप्लाई किया, एंड द आंसर इज $195,000। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो गया। फिक्स कॉस्ट जो है वो 95,000 हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमने फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज की, जो 80,000 का बजट था वो इंक्रीज करके $95,000 कर दिया है, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट में चेंज आया है, यानी कि 2,000 यूनिट्स डॉलर से प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये भी कंपनी के लिए एक वायबल डिसीजन है, क्योंकि इससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर सिनेरियो ऐसा हो, व्हाट इज द प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ आरबीसी? नंबर 1, पेज $15 सेल्स कमीशन पर बाइक सोल्ड instead of paying salesperson flat salaries that currently totaling $6,000 per month, and units increase from 500 to 575। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाए।
तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, अगर आरबीसी ये करे कि पहले वो जो सैलरीज देती है उसकी जगह कमीशन इंट्रोड्यूस करा दे, तो कमीशन जो होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है, यानी कि सेल होगी तो पे करना पड़ेगा, सेल नहीं होगी तो नहीं पे करना पड़ेगा। अगर तो $15 पर यूनिट का कमीशन पे किया जा रहा है तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 300 से बढ़ के 315 हो गई है। तो अब जो हम एनालिसिस करेंगे वो 575 यूनिट्स पे करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से सेल्स $500 यूनिट से इंक्रीज होके 575 यूनिट्स हो जाएगी। दूसरा जो चेंज आएगा हमारी एनालिसिस में, जो हमारी 80,000 की फिक्स कॉस्ट है उसमें से $6,000 कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फिक्स सैलरीज हम दे रहे थे अब वो $6,000 नहीं देने पड़ेंगे, तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस होकर $74,000 हो जाएगी। और हम इसको एक एनालिसिस कर लेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, जो सेल्स है सिंपल $500 की ही सेल है, और यूनिट्स 575 हैं, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो चेंज होके $315 पे हमने कैलकुलेट की है, क्योंकि अब $15 का कमीशन भी पे करना पड़ रहा है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो $6,000 से कम हो गई है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है $12,375 से, और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ वायबल डिसीजन फॉर अ कंपनी बिकॉज इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ $12,375। अगर सेलिंग प्राइस में चेंज आ जाए, if RBC has an opportunity to sell 150 bikes to wholesaler without disturbing sales to other customers or fixed expenses, what price would it quote to the wholesaler if it want to increase the profitability by 3,000? तो आप देख सकते हैं, अगर 3,000 यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना चाहिए, $20, और आपकी वेरिएबल बाइक्स जो हैं वो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट है $300। तो सेलिंग प्राइस अगर आपकी मैक्सिमम जो हो सकती है वो 320 हो सकती है, अगर उसको ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो प्राइस कोटेड होती है वो कभी भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसने होल सेलर को बेचना है और उसको मार्केट कंपेटिटिव प्राइस देनी है, तो उसको जितना पर यूनिट कमाना है वो वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दें, तो दैट कैन बी द कोटेड प्राइस अगर उसको $300 अर्न करने हैं। अब अभी तक जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि किसी भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है या सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स डेटा क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप रिवाइज कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बना लें और उसकी बेसिस पे प्रूफ कर दें। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, और हमने ये कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इट इज द पॉइंट एट विच द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज जीरो। The equation and formula method can be used to determine the unit sales and dollar sales needed to achieve a target profit of zero. Let's use RBC information to compute the break-even analysis. सबसे पहले हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने पहले भी देखी हुई है और इससे अब आप फेमिलियर हो चुके हैं। अगर हम उस इक्वेशन पे आए प्रॉफिट की, तो क्या था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट।
अब हम ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है। तो हम प्रॉफिट की जो इक्वेशन को, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट की जगह जीरो पुट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे कंपनी को प्रॉफिट जीरो होता है। आप चाहें तो इधर $80,000 लिख दें या फिक्स कॉस्ट ही रहने दें, तो इट डजेंट मैटर। और एक और बात याद रखिएगा कि ये यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है, इट्स अ मिस्टेक, इट्स एक्चुअली अ नेगेटिव साइन। अब अगर आप फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ले आए, क्योंकि माइनस था उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि $200 इंटू क्वान्टिटी, या आप सिंपली ये कह लें कि अगर आपने ब्रेक इवन एनालिसिस करना हो तो आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी जो होगी, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ये फिक्स कॉस्ट जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका कंट्रीब्यूशन, यूनिट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस एक्चुअली बनता है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और वो आप कैलकुलेट करेंगे तो 400 बाइक्स ही आएगा। फिक्स्ड एक्सपेंस आपके $80,000 हैं और $200 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 400 बाइक इज योर ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का जो फॉर्मूला यहां से डिड्यूस होता है वो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, या यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए गए हों और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हो, तो सिंपली इसको डिवाइड कर दें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यानी कि, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मतलब ये होता है कि अगर 400 यूनिट्स कंपनी सेल करेगी तो ना इस ये सिचुएशन में होगी जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। एक और बात याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट फिगर्स ना दी गई हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी गई हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई हो। तो ये आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज एक्चुअली इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सपोज Racing Bicycle wants to compute the sales in dollar required to break even, to earn the target profit of zero. Let's use an equation. अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो था ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स का। अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स चाहिए हो, मतलब क्या, अभी हमने ये कहा कि 400 यूनिट्स अगर सेल करेगी रेसिंग बाइसाइकिल कंपनी तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे ये बात डॉलर्स में बताओ कि कितने डॉलर की सेल कर दें तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, सबसे पहला तरीका तो यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने कैलकुलेट किए इसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर इन डॉलर्स आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का। यानी कि अगर एक यूनिट की प्राइस $500 थी तो 400 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा $200,000। तो $200,000 की सेल्स अगर होंगी तो कंपनी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास एक फॉर्मूला था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसकी बेसिस पे भी सेल्स को कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि ये सेल्स पर यूनिट नहीं है बल्कि टोटल सेल्स है, इसलिए ये फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है टू एक्सट्रैक्ट अ न्यू फॉर्मूला। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट जीरो होता है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे चली जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारे पास जो फॉर्मूला एक्चुअली इससे आएगा वो ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स या ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर। इस केस में जो सेल्स है वो इन डॉलर है,
तो फिक्स कॉस्ट उधर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, और सी एम रेशियो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स कैलकुलेट करना है तो आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस को सी एम रेशियो से डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा। एक और बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वो ये थी कि अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट कर लिया है और आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सेलिंग प्राइस से ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर निकाल सकते हैं। Coffee Clash is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is $1.49 and average variable cost per unit per cup is $0.36. The average fixed cost per month is $1,300. An average of 2,100 cups are sold each month. What is the break even points in sales in dollars? तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन हमारा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सेल्स से, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगा 1.49 minus 0.36 divided by 1.49 is the contribution margin ratio. उसको आप फिक्स कॉस्ट से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर। और ये 0.758 हमने पहले एग्जांपल में भी कैलकुलेट किया था। तो 1300 को आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स। Coffee Clash is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is 1.49 and the average variable expense per cup is $0.36. The average fixed expense per month is $1,300. An average of 2,100 cups are sold each month. What is the break even sales in unit? अब दो बातें याद रखिएगा कि ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट क्या थी। पहला फॉर्मूला हमने जो फॉर्मूले में देखा वो था फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो पहला तरीका तो ये है कि आप 1300 को डिवाइड कर दें 1.49 माइनस 0.36, जो भी आंसर आता है। दूसरा, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर कैलकुलेट ही किए हुए हैं तो इसको अगर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड भी कर दें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर $1715 की सेल्स होंगी तो फिर ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट भी आ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जो हमने फॉर्मूला देखा कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी कि 1300 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि है 1.49 माइनस 0.36, तो इसमें उस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है 1.49 माइनस 0.36 और उसका आंसर 1150 कप है। अगर आप इसको भी 1.49 से डिवाइड कर लें तो भी आंसर 1150 कप्स ही मतलब आपका आंसर कैलकुलेट हो सकता है। अभी हमने ये देखा कि कितने डॉलर की सेल्स चाहिए या कितने यूनिट को सेल करना है टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ जीरो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को। अब हम ये देखेंगे कि कितने डॉलर्स की सेल करनी है या कितने यूनिट्स की सेल करनी है टू अचीव अ टारगेटेड प्रॉफिट, यानी कि अगर मेरा टारगेट ये है कि कम से कम प्रॉफिट $20,000 का होना चाहिए, इस केस में जो टारगेट है वो जीरो नहीं है बल्कि कोई अमाउंट है, तो फिर कितने डॉलर की सेल करनी है या कितने यूनिट सेल करने हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे।
We can compute the number of units that must be sold to attain a targeted profit using either equation method और formula method. दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे या फॉर्मूला से कर लेंगे. इस केस में इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट का आंसर जीरो नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का आंसर वो प्रॉफिट है जो अचीव करना चाह रहे हैं, यानी कि टारगेटेड प्रॉफिट है. तो इस इक्वेशन को उस तरह सॉल्व कर लें टारगेटेड प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, जो भी टारगेटेड प्रॉफिट है. जैसे अब इधर आपको एग्जांपल दे दी गई. सपोज आरबीसीज मैनेजमेंट वांट्स टू नो हाउ मेनी बाइक मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 100,000. यानी उसी इक्वेशन में अब हम जो प्रॉफिट की जो वैल्यू पुट करेंगे वो 100,000 है, कि अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने बाइक सेल करनी पड़ेंगी ताकि जो प्रॉफिट हो वो 100,000 का हो. तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं. तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, Q को एक साइड पर निकाल लेंगे, यानी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी. उसके बाद यूनिट कंट्रीब्यूशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन कुछ बनती है, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट यानी कि टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज एक्चुअली द यूनिट सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट. इसको मैं सिंपल डिफरेंट तरीके से अगर इंटरप्रेट कर लूं तो वही जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था, उसमें अगर आप न्यूमरेटर में टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर लें तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेटेड प्रॉफिट. सपोज रेसिंग बाइसाइकिल कंपनी wants to know how many bike must be sold to earn a profit of 100,000. इसमें ये assumption याद रखिएगा कि आपका डेटा 100,000 का टारगेटेड प्रॉफिट है और बाकी डेटा वही है जो पिछले क्वेश्चंस में था. तो आपको ये फाइंड करना है कितने यूनिट सेल करने हैं आरबीसी ने टू एक्चुअली अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100,000. तो वैल्यूज पुट कर देंगे, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. टारगेट प्रॉफिट 100,000 का बता दिया गया है, फिक्स कॉस्ट 80,000 थी हमें पता है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $200 है ये भी हमें पता है. तो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास $900 आ जाएगा. अब अगर हमने जो टारगेट प्रॉफिट का यूनिट सेल की बजाय डॉलर में सेल निकालनी हो तो पहला तरीका तो ये है कि यूनिट्स जो हैं उसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें. अगर सेलिंग प्राइस 500 है तो उसको $900 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि $450,000 की सेल्स होगी तो 1 लाख का प्रॉफिट अर्न होगा. दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड. उसी जो दूसरा फॉर्मूला था जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को शो कर रहा था, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो सेल्स का मिल जाएगा. और वो फॉर्मूला क्या होगा, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डॉलर में सेल्स आ जाएंगी टू अर्न टारगेट प्रॉफिट. और ये वही है जो मैंने आपसे कहा कि यूनिट सेल को भी अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है. Coffee Clutch is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup is $1.49 and the average variable cost per unit is $0.36. The average fixed expense per month is $1,300. यहाँ तक का क्वेश्चन एग्जैक्टली वो है जो हमने सॉल्व किया था. Use the formula method to determine how many cups of coffee would have to be sold to attain target profit of $2,500 per unit. पहली चीज़ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ें. इस केस में टारगेटेड प्रॉफिट जो है या टारगेट प्रॉफिट जो है वो $2,500 का हमें चाहिए, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी कॉफ़ी कप्स ऑफ कॉफ़ी टू बी सोल्ड है, तो इसका मतलब हमें यूनिट्स में चाहिए, डॉलर में आंसर नहीं चाहिए. और फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स एक्सपेंसेस यानी कि $1,300 प्लस टारगेट प्रॉफिट यानी कि प्लस $2,500
divided by contribution margin per unit, that is 1.49 minus 0.36, और इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज 3363 कप्स। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा कि डॉलर में कितने सेल होनी चाहिए ताकि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सके। तो जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहला आसान तरीका तो ये है कि इन्हीं कप्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज हम CM रेशियो यूज़ करेंगे। अब डॉलर में इसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस जो कि $1300 के हैं, उसमें टारगेट प्रॉफिट 2500 का ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे इस बार CM रेशियो से, और CM रेशियो हमारा 40% था। सॉरी, CM रेशियो हमारा 0.758 था जो हमने अभी पहले पिछली एग्जांपल्स में सॉल्व किया है, और CM रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो ये आंसर आया 5013। अगर आप यूनिट्स में जो था इसको भी पर यूनिट प्राइस यानी 1.49 से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर यही आता और आप सॉल्व कर सकते थे। आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ही है कि जो सेफ्टी यूनिट्स हम बजट कर रहे हैं उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। The margin of safety in dollars is the excess of budgeted or actual sales over the break-even volume of sales. ब्रेक इवन सेल से जितनी भी ज़्यादा सेल्स को बजट किया जाए या एक्चुअल सेल्स हो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं इन डॉलर्स। अगर तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है तो इसका मतलब ये है कि बजटेड यूनिट्स जितने भी ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर 400 यूनिट्स हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स से कि इतने यूनिट्स चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 0, और बजटेड यूनिट ब्रेक इवन यूनिट से कुछ ज़्यादा हैं तो वो जितने ज़्यादा होंगे उनको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। इसी तरह अगर ब्रेक इवन सेल्स डॉलर में दी गई है तो जितनी सेल्स उससे ज़्यादा है बजटेड उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल या बजटेड। अगर बजटेड सेल दी गई है तो उसको आप माइनस कर, यहाँ पे आपको एक्चुअल सेल्स का डेटा दिया गया है तो एक्चुअल सेल्स $250 की हैं और बजटेड और ब्रेक इवन सेल्स $200 की थी, तो आप कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है $50,000 का है, एक्चुअल सेल्स माइनस द बजटेड सेल्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर आया उसको टोटल सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर भी कह सकते हैं। बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स थी वो $200 की थी, एक्चुअल सेल्स आपकी हुई हैं $250,000 की, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रहा है वो 20% ऑफ द सेल रहा है। आपकी सेल्स का 20% जो है वो सेफ्टी की वजह से है कि ब्रेक इवन से ज़्यादा सेफ खेला जाए। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी expressed in term of number of units sold. The margin of safety at RBC is 50,000 and each bike sells as $500. The RBC margin of safety is 100 bikes. अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है तो सिंपली आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो डॉलर्स में निकाला था उसको पर यूनिट प्राइस से डिवाइड कर दें और आपको पता लग जाएगा कि 100 बाइक का जो मार्जिन है वो सेफ्टी है। इतनी हम एडिशनल बाइक सेल कर रहे हैं या बजट की हुई हैं ताकि हमारा अगर एनालिसिस चेंज भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो हमारे पास सेफ्टी का मार्जिन है, हमें लॉसेस नहीं होंगे, इसीलिए इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। Coffee Clutch is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is 1.49 and the average variable expense per cup is 0.36. The average fixed cost expense per month is $1,300. The average of 2100 cups are sold each month. What is the margin of safety? तो आपने सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है,
और जो एक्चुअल सेल्स हैं जो कि 2100 कप्स हैं, इसमें से ब्रेक इवन यूनिट्स को माइनस कर देना है, तो उसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हम यूनिट्स जो हमने पहले निकाले हुए हैं तो उसने उसी को यूज़ किया हुआ है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और उसका आंसर आया है 1150 जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, और इसको एक्चुअल सेल से माइनस कर दें तो दिस इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। सो आज का चैप्टर यहीं तक था। आज के चैप्टर में हमने डिटेल में देखा कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। हमने इसके अंदर ये देखा कि कोई भी एलिमेंट चेंज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स में भी और डॉलर में भी। उसके बाद हमने देखा कि टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स और डॉलर सेल चाहिए हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एट द एंड हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की। ऑफ कोर्स ये क्योंकि अकाउंटिंग का कोर्स है, इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आएगी व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व द इश्यूज। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।